मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग बहुत यूनिक टॉपिक पर बात करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। एक ऐसा ज्वलंत टॉपिक है जिसमें चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप चाहे वनडे प्रिपरेशन कोई भी ले लें, आप लोअर ग्रुप से लेकर और यूपीएससी तक जाएंगे तो आपको इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो यूरोपीय कंपनियां थीं वो भारत में आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, क्या उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बनते हैं जिसकी वजह से उनको इधर आना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं उनका भारत की तरफ आगमन होता है। तो पहले बेटा ये जान लो, जो पूरा एक रोमन एम्पायर था, ये आपका जो रोमन एम्पायर था ये 2 भागों में टूट जाता है और इधर वाले पूरे एम्पायर पे जो है इधर जर्मनी का कब्जा हो जाता है जिसकी कैपिटल होती है रोम। और ये उधर जितना एरिया है, यानी ये जो पूर्वी एरिया था ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो आपका रोमन एम्पायर था उसका जो ईस्टर्न पार्ट है यानी पूर्वी भाग, इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है 1453 को। डेट नहीं याद करना अभी इतनी बात, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि अगर पूछा जाए कि विश्व की 5 ऐसी घटनाएं बताया जाए जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास में वैल्यू रखती हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होगी? 1453। क्यों होगी? क्योंकि इसके परिणाम ही बहुत ही प्रभावकारी होंगे और किसी भी ऐतिहासिक घटना का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा ये उसके परिणाम पर निर्भर करता है। तो 1453 पे क्या होता है कि इस एरिया पर ऑटोमन एम्पायर तुर्की का कब्जा हो जाता है इस एरिया पर। और ये एरिया है कहां? ये आपका भूमध्य सागर से के पास है, जो आपको यूरोप से लेकर इंडिया को कनेक्ट करता था, या यूरोप से देखा जाए तो एशिया को कनेक्ट करता था। अब चूंकि अगर कोई यूरोप से इंडिया आना चाहता तो उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब यहाँ चूंकि तुर्कियों का क्या हो गया था, अपना मोनोपोली हो गया था, तो यूरोपियन कंपनियों को भारत में आने के रास्ते बंद हो गए थे। अब हम देखेंगे जो 1453 की घटना है इसके क्या परिणाम निकलते हैं। इसी परिणाम से आपको बहुत सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का अगर आगमन हमें जानना है तो हमें सबसे पहले इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना होगा कि क्या कारण रहे कि यूरोपियों को इधर आने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई और क्यों आए। ठीक तो मैंने कहा 1453 को क्या हुआ, तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया पूर्वी भाग पे। अब चूंकि कब्जा पूरे तरीके से हो जाता है, उसके बाद देखो होता क्या है बेटा, जब कब्जा हो गया तो जितने भी यूरोप के कंट्री थे उनको इंडिया के साथ जो व्यापार करने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो 3 बातें होती हैं इसमें। पहली बात क्या होती है कि जो पूर्वी रोमन एम्पायर था, यहां तुर्की का जब कब्जा हो जाता है तो वहां मुस्लिम लोगों का कब्जा होने के बाद वहां की ईसाईयत जो है खतरे में पड़ती है और वहां से बड़े लेवल पे जितने प्रबुद्ध लोग होते हैं, यानी कि बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, वो वहां से गमन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो वहां से गमन करके किधर आते हैं तो वो वेस्ट पार्ट में आते हैं और यहाँ एक देश होता है इटली जो इनको शरण देता है। अब शरण इटली क्यों देता है? तो इटली बेटा भूमध्य सागर पे उपस्थित एक ऐसा देश है जिसके पास ट्रेड करने की बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी और उस समय व्यापारिक क्षेत्र में जो देश जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करता था वो उतना समृद्ध होता था। तो चूंकि इटली के पास समृद्ध ज्यादा थे और समृद्ध लोग ही हमेशा कलाकारों को क्या देते हैं, अपने यहाँ पनाह देते हैं। चाहे बड़े से बड़े लोगों को देखोगे, चाहे अपने हिंदुस्तान में देखोगे तो जितने राजा महाराजा होते थे वो बहुत सारे अपने दरबार में कलाकारों को पनाह देते थे। तो प्रबुद्ध लोगों को क्या देता है, यहाँ इटली में क्या होता है कि जब वहाँ मुस्लिमों का
मोनोपोली हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है, तो वहां की ईसाइयत जब खतरे में पड़ती है तो वो वहां से मूव करके किधर आते हैं, इटली की तरफ आते हैं। और इटली में आने के बाद जब ये प्रबुद्ध लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ कहानी दो चीजों की स्टार्ट होती है। पहली, एक ईसाइयत जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे थे, नंबर एक। दूसरा, बुद्धिजीवी लोग जब आए तो इसमें कुछ बातों को लेकर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और कुछ पहले वाले थे जो लगातार परंपरागत पहले ईसाइयत को मानने वाले थे, वो कौन, उनको कहा गया कैथोलिक। और जिन लोगों ने विरोध किया उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। तो क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कुछ बातें धार्मिक बुराइयों को लेकर उन्होंने, अब इसमें सबसे महान जो रोल आता है वो आता है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का आता है, जिन्होंने पूरे तरीके से एक कहा जाए तो ईसाइयत में धर्म आंदोलन किया और ईसाई धर्म को दो भागों में तोड़ने के लिए, अगर मूल जो प्रणेता थे वो कौन थे तो मार्टिन लूथर थे। क्योंकि उस समय ईसाई धर्म में क्या था कि पहले ईसाई में था कि धनार्जन नहीं करना है, आप जितना ज़्यादा मनी के पास मनी एकत्रित करते हैं या अपनी जीवन को सुखमय तरीके से जीने के लिए संसाधन एकत्रित करते हैं, आप उतना ईश्वर से दूर होंगे। तो आदमी उसको मानता भी था और एक आज्ञापत्र मिलता था पोप द्वारा, जो बहुत अच्छा काम करता था उसको मिल जाता था। उसका मीन्स ये होता था कि जो वो आज्ञापत्र पोप दे देते थे, इसका मतलब ये स्वर्ग का जान लो टिकट है, आपने बहुत अच्छा काम किया, वो आपको मिलता था। बाद में ये कंडीशन आ गई थी कि वो आज्ञापत्र 5-5 बड़े बड़े जो अमीर जादे होते थे वो सारे लोग पैसा देकर वो ले लिया करते थे। तो एक प्रकार से धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, और जिसको लेकर जो है मार्टिन लूथर एक बड़े लेवल पे मूवमेंट चलाता है। और मूवमेंट चलने के बाद क्या होता है कि ईसाइयत दो भाग में टूट जाता है। जो पहले परंपरागत चीजों में विश्वास करते हैं उनको कैथोलिक कहा जाता है, जो नए बनते हैं, नई चीजों को और नए आविष्कार को सबको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आस्था ही मुक्ति का मार्ग है, प्रेम करना ही जो है, ईश्वर से प्रेम ही सब चीजों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, किसी प्रकार का कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, वो होते हैं प्रोटेस्टेंट। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो दो बातें आई। नंबर एक, जब 1453 ध्यान से देखें, रोमन एम्पायर पे बेटा जब अटैक हुआ, पहली चीज क्या हुई, प्रबुद्धों यानी जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका किधर हुआ, इटली की तरफ शरण हुआ। और एक नई चीज स्टार्ट हुई जिसको कहते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से फिर से जागना। ऐसा माना जाता है कि 14वीं सेंचुरी के पहले एक बार यूरोप में सारे लोग सो गए थे, यानी कोई डेवलपिंग वर्क नहीं हो रहा था। और जब ऐसी घटना होती है तो सारे लोग एक प्रबुद्ध लोग जो परंपरागत चीजें थी और जो धार्मिक बुराइयां थी, इनको लेकर अपनी बातों को नए तरीके से प्रेषित करते हैं और एक पुनर्जागरण का टाइम पीरियड आता है। अब इसमें पेतार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जो मानववाद का प्रणेता था। मानववाद का प्रणेता पेतार्क, ये बेटा वो व्यक्ति है जिसने परंपरागत चीजों को छोड़कर पहली बार आविष्कार पे और साइंस पे और डेवलपमेंट पे फोकस किया कि साइंस जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है और हमें डेवलप करना चाहिए, हमें अपने इकोनॉमिकल सेक्टर को बढ़ाना चाहिए और हमें अपनी देश की समृद्धि के लिए वो सारे संसाधन एकत्रित करने चाहिए जो हो सके। इसके पहले क्या था कि सिर्फ ईश्वर में जितना आस्था रखें, और उसमें भी बहुत विसंगतियां आ गई थी, मैंने बताया था बहुत विसंगतियां आ गई थी। बड़े लेवल पे पोप और जितने भी धार्मिक गुरु होते थे वो लोगों ने अराजकता फैला रखी थी। तो मानववाद मतलब, इससे मानववाद मतलब अब वो टाइम पीरियड आ रहा है जिसमें मानव पे फोकस किया जा रहा है, मतलब मानवीय डेवलपमेंट पे फोकस होगा। वो समस्त संसाधन बनाए जाएंगे जो मानव के विकास के लिए क्या होंगे, आवश्यक होंगे और प्लस मानव के लिए हितकर होंगे और इसे सुख और समृद्धि देने में सहायक होंगे। चलो ये बात हो गई। तो एक पुनर्जागरण हुआ। दूसरी बात क्या होगा, अब मैंने बताया कि जब उधर आपका ऑटोमन एम्पायर, तुर्क का पूरा कब्जा हो गया रोमन एम्पायर के पूर्वी भाग पे, तो अब रास्ते बंद हो गए। यूरोप वाले, ऐसा नहीं है कि भारत की खोज आपका वास्को डिगामा में 1498 में जो है वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर दी। भारत की खोज बहुत पहले से थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से व्यापार करता था। भारत एक विश्व गुरु था और इसको सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते पहचानते थे, लेकिन सी रूट अब नहीं था,
क्योंकि पहले क्या होता था, इस तरीके से रोमन एम्पायर से होते हुए बिजनेस हो जाते थे। अब चूंकि वहां क्या हो गया, कुस्तुनतूनिया, अब दूसरा जो रोमन एम्पायर था उसमें ऑटोमन एम्पायर पूरा कब्जा हो गया और इसकी जो कैपिटल थी इसको बोलते हैं कुस्तुनतूनिया, और अभी से करंट में बोलें तो इस्तांबुल, नाम सुना होगा, यही वाली एरिया है। तो अब यहां से यूरोप वाले व्यापार नहीं कर पा रहे थे। जब व्यापार नहीं होगा तो क्या होगा, तो 2-3 देश आगे आए जिन्होंने कहा कोई नया रूट चलो ढूंढते हैं। उसमें 2 देशों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नंबर 1 स्पेन और नंबर 2 पुर्तगाल। अब तीसरी चीजें, एक धार्मिक कारण भी बना, चूंकि मैंने बताया कि उधर इस्लामियत का वर्चस्व फैल रहा था, इधर ईसाइयत के वर्चस्व फैलने के कारण अब ये होता था कि चलो एशिया में चलते हैं और देखते हैं कि किसी तरीके से अपनी ईसाइयत को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए मिशनरियां काम कर रही थी, और इस्लामिक कंट्रियां अपने इस्लामिक दारुल हर्ब टू दारुल इस्लाम के लिए काम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि इसी बीच में मार्को पोलो चाइना की यात्रा करता है। मार्को पोलो एक नाविक था जो चाइना गया, और चाइना से लौट के जब आया वो इटली, तो उसने बताया कि जो एशिया है वहाँ की कंट्रियाँ बहुत ही समृद्ध हैं, वहाँ अपार जो है व्यापार के अपॉर्चुनिटी हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे संसाधन हम लोग यूज में ला सकते हैं जिससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ सकती है। तो सारे लोग उन्होंने जब उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उसको सारे लोगों ने पढ़ा, तो यूरोपियन जितने भी व्यापारिक मंडल थे वो सारे लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि चलो हाँ अब एशिया में चलते हैं और वहाँ के देशों के साथ हम लोग व्यापारिक संबंध बनाएंगे, जिससे हमारे देश में क्या होगा, बहुत ज़्यादा धनार्जन होगा और हम लोग एक अपनी पीक पे पहुँचेंगे। ठीक, अब देखो होता क्या है। सबसे पहले पुर्तगाल में एक भाई साहब थे, वहाँ के प्रिंस थे जिनका नाम था हेनरी, और इनके ऊपर एक टाइटल लगती है हेनरी द नेविगेटर। ये वहाँ के प्रिंस थे। द नेविगेटर एक प्रकार की नाविक होते हैं जिनको टाइटल दिया जाता है। तो ये कई बार अफ्रीका गया। अब वो मैप नहीं देखोगे, नहीं, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें कई बार क्या हुआ कि यहाँ से पुर्तगाल से अफ्रीका गया, और वहाँ जाने के बाद इसने अफ्रीकी तट का मैप तैयार किया। तो अफ्रीकी तट का मैप तैयार कौन किया? हेनरी द नेविगेटर ने किया, और इस मैप के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आने वाले जितने भी लोग थे उनको बहुत प्रोत्साहित किया कि आप लोग जाएं और देखें, कोई एक रूट बनाएं जिससे हम लोग एशिया से व्यापार कर सकें। तो सबसे पहले हेनरी द नेविगेटर, उसके बाद आते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। दूसरा आदमी पहुंचता है बार्थोलोम्यू डियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी कहाँ था? ये सारे लोग कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। बेटा पहले पुर्तगाल का कौन गया? हेनरी द नेविगेटर, जो वहाँ का खुद ही क्या था, वहाँ का प्रिंस था। उसके बाद इसने क्या किया? हेनरी द नेविगेटर ने, इसने अफ्रीका के तटीय मैप को तैयार किया। उसी को फॉलो करते हुए बाद में जाता है बार्थोलोम्यू डियाज, और ये एक चीज खोजता है, जिसको क्या खोजता है? ये बेटा एक नई चीज खोजता है, केप ऑफ, सबसे निचला भाग जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, गुड होप। यहां तक ये जाता है, केप ऑफ गुड होप की खोज करता है। कौन? आपका बार्थोलोम्यू डियाज। इसके बाद उससे भी ज्यादा प्रोत्साहित होकर एक तीसरा व्यक्ति निकलता है, और वो व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा, जो केप ऑफ गुड होप को भी पार करते हुए सीधा वहां से निकलता है पुर्तगाल से, और सीधा कहां आ जाता है? इंडिया में आ जाता है, और यहां ये पहुंचता है आपके केरल में। और केरल पहुंचने के बाद यहाँ के राजा होते हैं जमोरिन, जो इनका बहुत भव्य स्वागत करते हैं। अब वो वहां से यहाँ आता है, तो 1498 में
तीसरा आदमी निकलता है वास्को डी गामा, और वो डायरेक्ट वहां से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, और वहां के राजा जमोरिन इसका भव्य स्वागत करते हैं। और इस भव्य स्वागत से चूंकि कहीं अगर आप प्रतिस्थापित होंगे तो ऐसा तो है नहीं वहाँ वैक्यूम था, ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे जो अफगान थे, यहाँ तुर्क थे और बहुत सारे लोग यहाँ ऑलरेडी व्यापार करते हैं। उन सब लोग को बड़ी जलन होती है कि इनका इतना भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है, हो सकता है भविष्य में ये हम लोगों को दिक्कत दे और आगे चल के दिक्कत देगा। वो सारी सिनेरियो हम लोग क्लियर करेंगे। इस वीडियो को बेटा 2 से 3 बार देखने के बाद सब कुछ ऐसे विजुअल हो जाएगा और सारी कहानियां एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगी। और आपको मैं आश्वस्त करा सकता हूं कि कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से लेकर यहां से लेकर कोई भी टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपका इसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं। ठीक, तो ये भव्य स्वागत करता है और इसके बाद ये यहाँ से मसाले लेकर और बहुत सारे सामग्रियों को लेकर, मसाला और कुछ सूखे मसाले होते हैं, उन सबको लेकर कहाँ जाता है, पुर्तगाल जाता है। और कहते हैं कि इतना बड़ा सी रूट का पूरा खर्चा काटने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसे 60 गुना फायदा होता है। कितना? 60 गुना। अब 60 गुना जब फायदा होता है तो वहां पुर्तगाल वाले तो बड़े कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, वाह हमको तो ऐसी जगह मिल गई कि मतलब आनंद ही आनंद आ गया। उसके बाद वहां से पुर्तगालियों का यहाँ आगमन होने लगता है और धीरे धीरे व्यापारिक प्रतिष्ठा उन लोगों का यहाँ बनाने का, प्लस यहाँ अपने मोनोपोली बनाने का पूरा उद्देश्य प्रतिस्थापित करने का विचार बनने लगता है। अब होगा क्या, देखो अब यहाँ से पिक्चर स्टार्ट होती है। तो वास्को डी गामा 2 बार आता है, फिर उसके बाद कुछ बातें करते हैं। घटनाक्रम, तो मैंने बताया पहला घटना क्या होती है, 1498 में कौन आता है, वास्को डी गामा आता है। और वास्को डी गामा में व्यापारिक फायदे को देखकर फिर बाकी लोग लालायित होते हैं और इस तरीके से सबसे पहले जो पुर्तगाल का पहला गवर्नर जनरल, जो गवर्नर आता है, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। तो पहला जो पुर्तगीज गवर्नर था उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये भारत आता है और इसको एक बात कह के पुर्तगाल वाले भेजते हैं कि आपका काम है वहां एक पॉलिसी लागू करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि इनको कहकर भेजा जाता है कि आप फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा से कि आप जाएं और इंडिया का जो इंडिया के नीचे ओशियन है उसे क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन पे आप क्या करें, अपना एकाधिकार स्थापित करें। इतिहास गवाह है कि जो इंडियन ओशियन पे कब्जा कर ले गया वही भारत पे राज किया। तो इस तरीके से उसे कहा जाता है इस पूरे इंडियन ओशियन पे आप क्या करें, अपना मोनोपोली स्थापित करें। ये इफर्ट करता है, ट्राई करता है और इसका 2 बार युद्ध होता है। एक 1400 और एक 1509 में। और दूसरे युद्ध में ये क्या करता है कि अफगान, पहले युद्ध में ये पराजित हो जाता है, परंतु दूसरा जो युद्ध होता है इसमें ये संयुक्त जो मुस्लिम मोर्चा था, यानी कई देशों का जो व्यापारिक मंडल था, उसको ये परास्त कर देता है और यहाँ ये सिद्ध कर देता है कि अब यहाँ व्यापार करने का मोनोपोली किसके पास रहने वाली है, पुर्तगाल के रहने वाली है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाल का,
फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो आता है वो किस बात को लेकर आता है, उसका मेन काम क्या होता है कि आप जाइए ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रतिस्थापित कीजिए, लेकिन इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए तो सफल नहीं हो पाता। अच्छे तरीके से सफल कौन होगा इसके बाद जो आएगा। तो इसने 2 युद्ध भी लड़े, 1508 और 1509, और इसके बाद मैंने कहा पहले युद्ध में ये पराजित होता है, लेकिन द्वितीय युद्ध में ये संयुक्त इस्लामिक मोर्चे को परास्त करके अपनी यहाँ हुकूमत को सिद्ध कर देता है। इसके बाद जो दूसरा पुर्तगाल गवर्नर आता है उसका नाम होता है अल्बुकर्क। बहुत महान आदमी था, किसके लिए? पुर्तगाल के लिए। हम लोगों के लिए तो इडियट ही था। हम लोग तभी इडियट ना होते तो जैसे हमारे यहाँ लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन जितने भी लोग थे, बाद में जब ये लोग चले गए तो हम लोगों के डीजे में जब कोई गाना बजता तो रोड लाइट लेके जो सर पे चलते हैं वो कौन सा कपड़े, आज मेरे यार की शादी है, उसमें जो कपड़े पहना होता है वो वही कपड़े हैं जो पहले कौन पहनते थे, गवर्नर जनरल पहनते थे। वो कपड़े हम किसको पहनाते हैं? अब पढ़ाते हैं जो रोड लाइट लेके चलते हैं। ठीक, तो ये अपनी लेकिन हुकूमत को यहाँ स्थापित करने में बहुत काम किया। कौन? अल्बुकर्क। पहली चीज, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को पूरे तरीके से यहाँ एक पॉइंट पे कब्जा किया और यहाँ गोवा पे कब्जा किया और यहाँ मोलक्का द्वीप पे कब्जा किया। तो ये 3 पॉइंट पे इसने पूरे तरीके से कब्जा कर लिया। और 1510 में ये क्या करता है, आदिल शाह से गोवा छीन लेता है, गोवा छीन लेता है और ये कोचीन को अपनी राजधानी बनाता है। जो बड़े लोग होते हैं बड़े बड़े काम भी करते हैं। तो जो अल्बुकर्क आता है, पहली चीज ये ब्लू वाटर पॉलिसी को पूरे तरीके से प्रतिस्थापित कर देता है। और इसके बाद कहानी ये हो जाती है कि कोई भी अगर इंडियन ओशियन से होकर गुजरता था तो उसे क्या देना होता था, एक परमिशन लेनी होती थी और परमिशन के बदले उसे कुछ अदाकारी पैसे देने होते थे। और उसके साथ इनके जो जहाज होते थे, जंगी जहाज, जब तक उनके व्यापारिक जहाज निकल नहीं जाते थे उस एरिया से, तब तक इनके जंगी जहाज उनको प्रोटेक्शन भी देते थे और इनके जंगी जहाज उनके साथ भी चलते थे कि कहीं अगर ये थोड़ा भी 19-20 करते तो ठोक दो। ठीक, तो ब्लू वाटर पॉलिसी को पूर्ण रूप से प्रस्थापित कौन किया? अल्बुकर्क ने। हाँ, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था उसने यहाँ का पहले से थोड़ा सा बेस बना के जरूर गया था। दूसरी चीज इसने क्या किया, 1510 में 1510 में इसने आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। फिर क्या करता है, कोचीन को अपनी राजधानी, और इसको क्या बोलते हैं, पुर्तगाल का अस्थाई संस्थापक, रियल फाउंडर। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। भाई साहब 1206 में आए और 1210 में एक घोड़ा पछाड़ी लात मार दिया, तुरंत उलट गए। अरे नहीं खेल पा रहे थे पोलो तो ना खेलते, गिरे पट से घोड़े ने पछाड़ी मार दिया। कहते हैं ना कि ठाकुर की गाड़ी और घोड़े की पछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, मारा एक लात, एक के लात में निपट गए। तो ये रियल फाउंडर तो नहीं थे ना, संस्थापक नहीं थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करे वो रियल फाउंडर होता है। तो वास्तविक संस्थापक जो मुगल वंश का था वो कौन था? वो इल्तुतमिश था, ना कि तुम्हारा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। वैसे आया कौन था यहाँ? पहला जो गवर्नर आया वो तो हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था, लेकिन यहाँ पूरे तरीके से सुशासन व्यवस्था और अपनी चीजों को प्रतिस्थापित करने का काम जो करता है वो कौन करता है? अल्बुकर्क। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक या स्थापक कहते हैं। ठीक, अल्बुकर्क के बाद तीसरे लोग आते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, कोचीन से कैपिटल को चेंज करके गोवा कर देते हैं। ठीक, ये बात हो गई तुम्हारी किसकी? पुर्तगाल की। पुर्तगाल जब व्यापार करने लगता है तो अब उसके पास समृद्धि बढ़ने लगती है, और जब समृद्धि बढ़ने लगती है, और ये भी आपको पता है 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में भी क्या आ चुकी थी? औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। तो ये औद्योगिक क्रांति के बाद अब ये भी देश शांत होने वाला नहीं था, इसके अंदर भी उतावलापन आता है। प्लस और सारे जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी वो देखते हैं कि भाई ये भारत के साथ व्यापार करके बहुत समृद्ध होता जा रहा है, तो क्यों ना हम भी किया जाए। तो इस दिशा में सबसे पहले स्पेन काम करता है, और स्पेन जिनेवा का एक नाविक होता है उसको हायर करता है, वो कहता है भाई जाओ भारत के लिए रास्ता खोजो, और वो भारत के लिए निकलता है। लेकिन
वो भारत के रास्ता नहीं खोजता, वो सीधा एक नई दुनिया खोज देता है जिसको बोलते हैं अफ्रीका। और वो आदमी कौन था? तो वो था कोलंबस, जो 1492 में स्पेन द्वारा भेजा जाता है, लेकिन वो एक नई ही क्षेत्र, हाँ इसको कोई नहीं जानता था, इसलिए इसको इसने नया नाम दिया नई दुनिया। बाद में इसमें एक इटली नाविक था अमेरिको वेस्पुस्सी, उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। पहले खोजने का जो कार्य था वो किसने किया? 1492 में स्पेन द्वारा हायर करके जिनेवा के नाविक कोलंबस आए थे और इन्होंने एक नया एरिया खोजा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। इसीलिए तो अमेरिका वालों को क्या बोलते थे? रेड इंडियन बोला था। क्यों रेड इंडियन? उसको लगा हम इंडिया आ गए, उसको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ आ गया। उसने कहा हाय रेड इंडियन, उसने रेड इंडियन हम लोग थे ही नहीं, क्योंकि इसने तो नई दुनिया में अग्रसर हो गया था, इसने नई दुनिया की खोज कर दी थी। वो क्या था? अमेरिका था। चलो ठीक है, ये अलग की बात हो गई। ठीक, इसी के बाद एक आदमी होता है मैगलन, महान आदमी था। सीधा इटली से निकलते हुए कहाँ जाता है? अटलांटिक ओशियन होते हुए कहाँ चला जाता है? प्रशांत महासागर जाता है। प्रशांत महासागर से तो पृथ्वी का पहली बार चक्कर लगाने, समुद्री यात्रा से चक्कर लगाने वाला कौन व्यक्ति था? मैगलन था। और इसने ने प्रशांत को पैसिफिक नाम जो दिया था वो इसी ने दिया था। क्यों? क्योंकि अटलांटिक सागर कैसा है? अटलांटिक जो सागर है बेटा वो कम गहरा है। अगर किसी के अंदर ज्ञान कम होना तो वो ज्यादा बड़बड़ाता है, किसी के अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा होगा तो वो शांत हो जाता है। तो पैसिफिक ओशियन कैसा है? प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, तो वो क्या है? शांत है बहुत। वो अचानक चौंक गया जब वो अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में इंटर किया, तो कहा वाह, यहाँ तो पूरा समुद्र शांत पड़ा हुआ था, अनंत तक शांति फैली हुई थी। तो उसने उसको नाम दिया पैसिफिक। पैसिफिक मतलब प्रशांत, मतलब शांत वाला, तो उसे प्रशांत सागर उसे नाम दिया। ठीक, चलो मैगलन की बात यहाँ खत्म करते हैं। इसके बाद अब देखेंगे कि कंपनियों का किस तरीके से क्या होता है। हाँ, एक बात और जान लो, जो बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव प्रथम, इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया था। परास्त कर से इनसे कई सारी एरिया को छीन भी लिया था। ये बाजीराव प्रथम वही हैं बाजीराव मस्तानी वाले, बाजीराव बल्लाड़, क्योंकि तुम्हारे बालाजी विश्वनाथ प्रथम क्या थे? पेशवा थे। और बालाजी विश्वनाथ के जो लड़के थे क्या थे? बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, वो तीसरे थे। ठीक, तो तुम्हारा बाजीराव जो प्रथम था ये वही बाजीराव मस्तानी है जिन्होंने पुर्तगाल को डिफीट करके उनसे बहुत सारी एरिया छीन भी ली थी। अब देखो एक चीज, पुर्तगाल के चीजें हो गई। पुर्तगाल के आने के बाद में प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो पुर्तगाल पहले क्या हुआ? पुर्तगाल आए, ठीक, यहां आने से उन्होंने कुछ चीजें यहां परिवर्तित होंगी। पहली चीज, उनकी एक धार्मिक नीति थी। धार्मिक नीति क्या थी? इन्होंने बहुत कट्टर ईसाइयत को यहाँ फैलाने का प्रसार चालू किया। इन्होंने हजारों मंदिरों को गोवा में तोड़ा और ये उधर सारी चीज़ों को कब्जा कर लिया। और इसने इस्लाम के कई सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया। और जो मैंने बताया था, इस्लामिक पूरे सामूहिक बेड़े को भी इसने परास्त किया था। दूसरी चीज़, इसमें मेन जो रोल था वो किसका था? अल्बुकर्क का था। अल्बुकर्क ने कहा अपने लोगों से कि अगर आपको यहाँ रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यहाँ स्थायी तौर से रहना है तो उसने अपने पुरुषों से कहा कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करिए जिससे हमारी जनसंख्या यहाँ ग्रोथ करे। तो अस्थाई, ये किसने कहा था कि अपने पुरुषों से शादी कर, पुरुषों को प्रोत्साहित किया था कि भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए? तो अल्बुकर्क ने एक काम और किया था, सती प्रथा पे रोक भी लगाई थी। सती प्रथा रोक दी थी अपने एरिया में। अपने पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने को प्रोत्साहित किया था।
तो अल्बुकर के ये जो सारे काम थे, सती प्रथा पे रोक लगाया, और इसने बहुत, मैंने कहा इसकी धार्मिक नीतियाँ क्या थी, बहुत कट्टर थी, और इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ ही बहुत कड़े रुख में अपने पॉलिसी को लागू किया। इसके बाद होता क्या है कि कुछ चीज़ें और होती हैं कि ये कुछ दे के भी कुछ फायदे भी हुए थे इनसे। पहली चीज़ क्या हुई थी, छपाई खाने का प्रारंभ। मैंने कहा जब रेनाइसेंस आएगा, मतलब पुनर्जागरण आएगा, तो बड़े लेवल पे जो परंपरागत तरीके थे, जैसे सारे लोग क्या, ईसाई बाइबल में ये बातें थी कि ऑल प्लेनेट मूव अराउंड द अर्थ, सब भी सूर्य सब किसके किनारे चक्कर लगाते हैं, अर्थ के। कॉपरनिकस को पहला व्यक्ति निकल के आता, कहता नहीं, ऑल प्लेनेट मूव अराउंड द सन, अर्थ इज आल्सो मूव अराउंड द सन इलिप्टिकली वे। वो कहता है जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे दीर्घवृत्ताकार चक्कर में किसमें चक्कर लगाते हैं, सन का, और इसको पकड़ के सीधा फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मतलब कि आप परंपरागत बातें जो सीधा ईसा मसीह जी ने लिखी हैं उसके खिलाफ आप कैसे बोल दिए। खैर ये बाद में सिद्ध होती है, और आज हम लोग सबको पता है, यूज टू हैं कि सारे जितने भी प्लेनेट हैं वो किसके किनारे चक्कर लगाते हैं, सन के किनारे। लेकिन पहली बात जो हुआ वो पुनर्जागरण में, मतलब उसी समय न्यूटन भी पैदा हुए, बहुत सारे महान लोग जो पैदा हुए। जब पुनर्जागरण फैलता है तो मैंने कहा ये सारी घटनाएं लेकिन पैदा किससे हो रही हैं, ये आपकी सारी घटनाएं 1453 का युद्ध, जो रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग पर तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर, तुर्कों का कब्जा हो जाता है, वहां से सारी चीजें निकल के आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा था इस युद्ध का इतना व्यापक प्रभाव है कि अगर संपूर्ण विश्व में कहा जाए सबसे व्यापक प्रभाव रखने वाला युद्ध कौन सा था, तो उसमें 5 युद्धों में एक ये भी सम्मिलित होगा। मार्क गुटनबर्ग किसकी खोज करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में भी आता है, जो बड़े पैमाने पर क्या करता है, पुनर्जागरण को यूरोप से लेकर इंडिया में भी कई सारी भावनाओं को प्रसारित करने में बहुत काम करता है। मान लो पहले किताबें लिखी जाती रही होंगी, जब प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी तो आदमी को लिख के किसी चीज को प्रसारित करना कितना डिफिकल्ट था। अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, एक किताब लिखी गई, उसे से लाखों किताबें बन गई, सबके पास पहुंच गई। तो जब सोचो प्रिंटिंग प्रेस एक क्रांति थी, वो प्रिंटिंग प्रेस आ गया, पहली चीज इन्होंने। दूसरा, इन्होंने जहाज निर्माण स्टार्ट किया, आधुनिक घड़ी का निर्माण किया, और यम कोप्ता, इसको बहुत ध्यान देंगे। देखो दिख रहा है ना ये इधर, यम कोप्ता। तो यम कोप्ता जो है, यम से क्या होगा, मक्का। ये पुर्तगाली लोग लाए थे, ये हम लोगों के पास जानकारी नहीं थी। यम माने मक्का, कोप्ता, ओ माने ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा, पी माने पपीता, टी माने तंबाकू, ए माने आलू, और के माने काजू। ये इतने खाद्य सामग्री किसके, याद कैसे करेंगे, यम कोप्ता। यम माने मक्का, के माने काजू, ओ खाली ओ कैसा दिख रहा है, ऑरेंज मतलब संतरा, पी माने, पी से क्या, पपाया या पपीता, टी से तंबाकू, और ए से आलू। तो ये सारे खाद्य सामग्री किसके द्वारा लाए गए, पुर्तगालियों द्वारा यहाँ लाए गए थे। अब एक बात और, 1661 की घटना। 1661 में क्या होता है, तुमको ये भी पता होगा 1600 ईस्वी में क्या होता है। मैंने कहा ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, लेकिन कहाँ, इंडिया में नहीं, ब्रिटेन में। यहाँ आई नहीं थी, आई थी यहाँ ये 1612 ईस्वी में। भारत में वो आई कब, 1612 में। बनी कहाँ, 1600 ईस्वी में। जब वो भारत में आती है तो डच भी आते हैं, ब्रिटिशर्स भी आते हैं, डेनिश भी आते हैं, फ्रेंच भी आते हैं, इन सब पे बात करते हैं। लेकिन 1661 की घटना देखें कि 1661 में क्या होता है कि पुर्तगाल की जो रानी होती हैं, प्रिंसेस होती हैं, वो ब्रिटेन के राजकुमार से इनकी शादी हो जाती है। ब्रिटेन के
कुमार से। किसकी? पुर्तगाल के रानी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से शादी होती है, और तब भी दहेज प्रथा खाली भारत में नहीं चलता था, अब भी चलता है, लेकिन ये खाली भारत में नहीं, ये विश्व लेवल पे चलने वाली प्रथा थी। और जब शादी होती है तो पुर्तगाल वाले दहेज में इनको क्या देते हैं? मुंबई इनको दहेज में दे देते हैं ब्रिटेन को, जो 1661 में देते हैं। और 1668 में ये एक बहुत बड़ा अमाउंट लेकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, कहता है आप इस पे अपना व्यापार स्थापित करें और इतना रुपया टैक्स हमको पर मंथ चाहिए। चलो ये बात हो गई। तो ब्रिटेन और जो है पुर्तगाल का ये झगड़ा पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। अब देखो दूसरे लोग, पुर्तगाल का पतन। अभी हम लोग सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं? पुर्तगाली पे। एक पे बात हो रही है अभी, सिर्फ किस पे बात हो रही है? पुर्तगाल पे बात हो रही है, बाकी तो सभी संसार पड़ा हुआ है। लेकिन जो पढ़ोगे व्यापक तौर पे पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद सारा सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। देखो पहले आने का कर्म देख लो, जो यूरोपीय आए थे उनका आने का कर्म देख लो। आने का कर्म PDBDEF। पी माने पुर्तगाल, PDBDEF याद कर लोगे ना। डी माने डच, बी माने ब्रिटेन, डी माने डेनिश, और एफ माने आपका फ्रेंच। ये आने का कर्म था। यानी सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसके सीक्वेंस बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सब आसान है। मैंने कहा कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप शिद्दत के साथ सिर्फ लगे रहिए और शिद्दत के साथ 2-3 बार हमारे सुनने का प्रयास करिए। तो आने का कर्म जो होता है PDBDEF होता है, और 30 मिनट बाद हमारा कैमरा भी एक बार क्लिक करना होता है, तो इसलिए उसे भी ध्यान देना है। तो PDBDEF, P से पुर्तगाल, D से डच, B से ब्रिटेन, और फिर D से डेनिश, और F से फ्रेंच। ये आने का कर्म हो गया। जाने का कर्म देख लेते हैं। इसके बाद एक चीज मैं बताऊंगा, उसी के बाद आज का क्लास खत्म होगी। जाने का कर्म, क्योंकि दोनों बातें आनी चाहिए। आए कैसे, गए कैसे, ये सबको पता है भाई। आए थे कौन? सबसे पहले जो आया था वो कौन था? तो पहले जो दी है, डी मतलब दादा लोग जो हैं, दादा लोग क्या हैं, ये पहले निकल लिए। क्योंकि दादा क्या होंगे? बूढ़े होंगे। दादा क्या होंगे? एजेड होंगे ना, तो दादा पहले जाएंगे। तो डी पहले ऊपर लिख लो। सबसे बाद में कौन गया था? वो गए थे पुर्तगाल, ठीक। उसके पहले कौन गया था? ब्रिटेन, फिर फ्रेंच। तो ये जाने का कर्म था। डी माने ये कौन है? डेनिश। ये कौन है? डच। ये कौन है? ब्रिटेन। ये कौन है? फ्रांस। और ये कौन है? पुर्तगाल। ये जाने का कर्म है। जाने का कर्म सबसे पहले कौन गए? डेनिश। फिर कौन गया? डच। फिर कौन गया? ब्रिटेन। और फिर कौन गया? फ्रांस। और लास्ट में 1961 में आज़ादी के लगभग काफ़ी दिन बाद इनको ज़बरदस्ती पकड़ के भगाना पड़ा। किसको? पुर्तगाली लोगों को। गोवा छोड़ नहीं रहे थे, कह रहे थे बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे। कौन सा गाना है? गोवा वाले बीच पे ठंडी ठंडी बियर पियेंगे। हमारे संस्कृति को बर्बाद करने वाले ज़्यादा हद तक यही सारे लोग हैं। बियर पियेंगे, ये नहीं कि दूध पी लो, गरम गरम दूध पी लो बेटा, ठंडी ठंडी बियर पीने की क्या ज़रूरत है। चलो, आने का कर्म, जाने का कर्म, दो चीजें पता चल गई। 1661 में ये कहानी होती है। अब पुर्तगाली के पतन का कारण क्या था? पुर्तगाल क्यों पूरे तरीके से पतन हो गया? यहां देखें, पुर्तगाल के पतन का कारण पहला, अगर एक लाइन में कोई कहे कि भाई मुझसे पूछे कि बताओ पुर्तगाली के आने का पतन का कारण क्या था, तो मैं कहूंगा जो उनके बाद आए वो ज्यादा स्मार्ट थे, स्वाभाविक बात है। तो सबसे मेन क्या था कि जो डच थे, डच कंपनी का आगमन। डच आते हैं और कई सारे युद्ध होते हैं जिसमें पुर्तगालियों की क्या होती है? पराजय होती है। उनका जो उस समय आपका जल सेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा था जो इंडियन ओशियन पे राज करेगा वही भारत पे राज करेगा। इंडियन ओशियन पे जब तक इनका राज था ब्लू वाटर पॉलिसी द्वारा, तब तक इनका था। फिर डच वाले आते हैं तो डच वाले इनको क्या करते हैं? ब्रिटेन वालों भी शुरू में जब तक शादी नहीं हुई थी यहाँ
आपके पुर्तगाल की रानी की और ब्रिटेन के राजकुमार की, तब तक उन्होंने लोगों ने भी इनको थोड़ा बहुत प्रस्थापित किया, अपनी जगह छोड़ के इनको जाना पड़ा, लेकिन शादी होने के बाद सारी चीज़ें सही तरीके से मैनेज हो गई थी। तो पहले डच लोग आते हैं और डच लोगों से इनको बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा इनके, मैंने कहा धार्मिक नीति बहुत क्या थी, कट्टर थी, धार्मिक बहुत। नंबर 3, अयोग्य अफसर उतने, मैंने जैसे बताया अल्बुकर्क के जैसे महान योद्धा फिर से नहीं आए इनके पास। जैसे डुप्ले जो आया था फ्रेंच का, अगर डुप्ले ही रह गया होता तो शायद ब्रिटेन कंपनी यहाँ स्थापित ही ना हो पाती, पर डुप्ले यहाँ से चला गया और ब्रिटेन यहाँ पूरे तरीके से मोनोपाली स्थापित कर लिया। नंबर 4, युद्धक पोतों की आधुनिकता का अभाव, मतलब जिनके पास जो सामान थे वो उतने मॉडर्न नहीं थे जितने मॉडर्न आपके ये थे। तो मुझे लगता है आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बात की, कैसे कैसे सारी कंपनियां आई, क्यों आई, और दूसरी चीज़ मैंने कहा ब्रिटेन आता है तो वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाता है। अब मान लो पहले 10 पैकेट पार्ले जी बना रहे थे तुम, तो तुम्हारी एरिया में खपत हो जा रहा था, तुमने एक अचानक क्या हुआ, इंडस्ट्री से हाँ पहले मैन मेडेड था, अब तुम्हारा फैक्ट्री लगा दी तुमने, 1 लाख पैकेट बनाने लगे, तो क्या होगा? 2 चीज़ें चाहिए, एक मार्केट चाहिए जहां इसको तुम बेच सको, दूसरा 1 लाख पैकेट बनाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में आता है तो उद्योग बड़े पैमाने पे विस्फोट करता है, सामान बहुत बड़े पैमाने पे बनने लगते हैं। तो ब्रिटेन वालों को 2 चीज़ें चाहिए थी, एक बड़े पैमाने पे पैदावार को बनाए रखने के लिए कच्चा माल, और प्लस एक ऐसी आबादी वाला क्षेत्र जहां हम लोग बने बनाए अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। इस उद्देश्य से वो अपना उपनिवेशीकरण करते हैं और वो भी बाद में आते हैं। चलो फिर मिलते हैं, बने रहें। जय हिंद, जय भारत।